Good morning, students. Good morning, students. Please keep your Keep video on. your video on. Akshat and Soeb, keep your video on. All the students, keep your videos on. कैमरा प्रॉब्लम दे रहा है. Just try to keep it on. Okay. Okay, just we'll wait for 2 more minutes for few students may join, and then we will start today's session. Okay, good morning all. So we will start our today's session. Just for a quick recap, what we have seen yesterday, कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस पॉलिसी के व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी, उसका मीनिंग क्या होता है, एंड वी हैव सीन द उसका जो इम्प्लीकेशन क्या है कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट की, जो फ्रेमवर्क है टॉप मैनेजमेंट की, उनकी टेंडेंसीज क्या है वो हमें पता चलती है पॉलिसीज से. पॉलिसीज का यूज कैसे होता है हमने देखा, विजन एंड मिशन. तो अगर कल के सेशन में भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, सिंस इट वाज अ फर्स्ट लेक्चर यस्टरडे, हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं ले पाए थे. सो अगर कल के सेशन में कुछ भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, और अगर नहीं है तो विल स्टार्ट अवे विद द टुडेज सेशन. सो किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन्स और क्वेरी या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए रिगार्डिंग यस्टरडेज कंटेंट्स?
If it is not there, then just tell me by just putting thumb. I will go ahead with the today's session. Okay. So any doubts, any confusions? किसी को कोई डाउट्स कंफ्यूजन है? Okay, so we will start with the today's topic. So first आज हम लोग देखेंगे what is the definition. कभी किसी भी कोई भी थियरी है तो उसके कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, जो उसके बारे में ज्यादा वर्क करते हैं, उसके ऊपर उनका स्टडी होता है. सो दे गिव्स डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन लोग ट्राई करते हैं लोगों को समझाने की, डिफाइन करना, यानी डेफिनेशन कि भाई ये क्या चीज है. जिसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, दे ट्राई टू टेल देम व्हाट इट इज एग्जैक्टली. तो ऐसे एक मिस्टर क्रिस्टियनसन थे, ही वाज अ सोशल साइंटिस्ट. तो क्रिस्टियनसन ने जो है ये बिजनेस पॉलिसीज की डेफिनेशन दी है कि बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, the crucial problems that affect success in the total enterprise, and the decisions that determine the direction of organization and shape its future. उसका क्या मतलब है कि जो बिजनेस पॉलिसी है वो स्टडी है किस चीज का, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट. कि सीनियर मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है, सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. ना जब कोई कंपनी चलाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की होती है, एक उसके कस्टमर्स की तरफ, एक उसके अपने एम्प्लॉइज की तरफ. और ये टोटल जो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल कैसे होती है, बाय फ्रेमिंग पॉलिसी. जैसे कि कोई कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी अपनाता है कि भाई हम कस्टमर्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम उनको बेस्ट सर्विस देंगे, भले हमें लॉस होगा, बिजनेस में चलेगा, बट कस्टमर शुड नॉट सफर. It's a good policy. At the same time, many companies frame good policy about the employees also. कि हम employees को अच्छा working environment देंगे, उनको हम अच्छी salary देंगे, उनको time to time holidays वगैरह देंगे, उनको हम लोग एकदम ethically काम करवाएंगे. वरना कभी आज इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको बताया जाएगा कि आपका वर्किंग आवर रहेगा मॉर्निंग 8 to इवनिंग 4, 8 घंटे का आपका ड्यूटी रहेगा, लेकिन आपको इतना काम दिया जाएगा कि आपके 6 बज जाएंगे ऑफिस में. ये प्रैक्टिकली होता है आज की लाइफ में, दिस हैपेंस प्रैक्टिकली. तो कुछ कंपनीज होती है बहुत ही ऑनेस्ट होती है, बोले नहीं नहीं डोंट डू दैट. किसी भी पर्सन को आप 8 घंटे का सैलरी देते हो और 10-10 घंटे काम करवाते हो तो अनएथिकल है वो उसके तरफ ही इनजस्टिस है. सो कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाती है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अपने कस्टमर्स के साथ साथ अपने जो एम्प्लॉयज है उसको भी खुश रखो. बिकॉज जब कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा तो ही विल नॉट गिव यू गुड सर्विस. जैसे कि आप कहीं पर बैंक में जाते हो, बैंक में स्टाफ मेंबर बैठे हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए उनको कि मुझे फॉर्म 15 कहाँ मैं सबमिट करूं, या मुझे लोन के लिए एप्लीकेशन करनी है, मैं कहाँ जाऊं. अगर समझो उसी मॉर्निंग उस पर्सन को उसके मैनेजमेंट ने बताया कि तुम्हें इस टाइम दिवाली का बोनस 20% मिलेगा, ही इज हैप्पी, मैनेजमेंट इज गुड, ही इज हैप्पी, तो एकदम दिल से काम करेगा. हमारे साथ भी होता है, जब हमारा मूड अच्छा होता है हम किसी के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, तो हम लोग सामने अपना बिहेवियर भी अच्छा ही हो जाता है. हमारे दिल में खुशी होती है तो हम दूसरों के साथ भी अच्छी तरह बिहेव करते हैं. तो वो आपको गाइड करेगा कि साहब आप काउंटर नंबर 5 पे जाओ, वहां से आपको फॉर्म मिलेगा, वो भर के आप जो है काउंटर नंबर 7 पे दे दो. वाई ही बिहेव्ड वेरी नाइसली विथ यू, बिकॉज वो खुद बहुत खुश है, ही इज हैप्पी विद द मैनेजमेंट पॉलिसी. वहीं पर समझ लो कि जब आप मॉर्निंग में जाते हो बैंक में काउंटर पे, उसके 1 घंटे पहले उस पर्सन को बताया गया कि तुमको इस टाइम दिवाली का बोनस नहीं मिलेगा. एज ए रिजल्ट वो पर्सन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, वो पर्सन बहुत ही नाखुश है, वो बहुत ही गुस्से में है. तो फिर उसका बिहेवियर भी ऐसा हो जाएगा कस्टमर के साथ. अब उसको लगेगा वो लोन का, ही विल बिहेव वेरी रूडली. क्या है पता नहीं चलता क्या, काउंटर नंबर 5 पे जाओ, इधर क्यों आए हो, समझता नहीं क्या किसी को भी, अंधे हो अनपढ़ हो, वहां पर लिखा हुआ है काउंटर 5 के ऊपर लोन का फॉर्म्स, दिखता नहीं क्या, हमें आके खराब करते, हमारा दिमाग खराब करते. दिस यू मे हैव सीन इन द मेनी बैंक्स, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में. व्हाई, बिकॉज दैट पर्सन वाज नॉट हैप्पी. इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि कस्टमर जो है अपना सबसे पहला कस्टमर अपना एम्प्लॉई है.
बिकॉज अपना एम्प्लॉय अगर हमसे खुश नहीं है तो ऑब्वियसली वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। ये हमारे साथ कॉमन ह्यूमन एट्रीब्यूट है कि जब आप खुश होते हो, जब आप सेटिस्फाइड हो तो आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो। जब आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुद ही टेंशन में हो, आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ऑब्वियसली आपका बिहेवियर भी इतना चेंज हो जाएगा। यू विल नॉट बी सो नाइस, क्योंकि आपका इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको क्या करता है, परेशान करता है, मजबूर करता है कि आप किसी के साथ ऐसा बिहेव करो। किसी पर्सन का पर्पसली ऐसा नहीं करता कोई, बट वो एक ह्यूमन नेचर के एज ए रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट इज वाई जो टॉप मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कि सबको खुश रखे, सिर्फ कस्टमर नहीं, अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसका उसके हिसाब से उसका फंक्शनिंग होना चाहिए। वो जो काम करता है टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है। एंड पॉलिसी बनाते वक्त उसको ये चीज का ख्याल रखना है कि मेरे एम्प्लॉयज भी खुश रहे। तो इसीलिए ये जो बिजनेस पॉलिसी, इट्स अ स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। कि सीनियर मैनेजमेंट की टोटल जो उसकी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका स्टडी करो एंड साथ ही साथ द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज। कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है, क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन से कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली जब सब कुछ अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो ये फाइंड आउट होता है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो क्या प्रॉब्लम क्या था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, देन नोबडी विल डू एनालिसिस कि भाई क्या हुआ, अच्छे मार्क्स क्यों आए। मतलब सीधी बात है, आई हैव स्टडीड वेल, मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझा, मैंने उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया पेपर। सो जब सब कुछ अच्छा होता है देयर मे नॉट बी एनालिसिस। लेकिन जब कुछ गलत होता है, जैसे कि सडनली आपके एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ गए, तो इमीडिएटली आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे इतने कम मार्क्स क्यों है, व्हाई। आपके पेरेंट्स भी पूछेंगे कि तुम्हारे ये सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स क्यों है, बाकी से यू आर डूइंग वेरी वेल। देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग कि ये सब्जेक्ट में मुझे क्या नहीं समझा था, इस सब्जेक्ट मेरा क्या प्रॉब्लम था। सो दैट इज हाउ कि आप जो है अपनी एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर बिजनेस पॉलिसीज में भी स्टडी किया जाता है कि क्रूशियल प्रॉब्लम क्या है कि जिससे कंपनी का सक्सेस इफेक्ट हो सकता है। कि कंपनी का सक्सेस जो है वो इस प्रॉब्लम की वजह से अटका। कस्टमर हैप्पी नहीं है तो क्यों हैप्पी नहीं है, कस्टमर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई एक स्टाफ मेंबर अच्छा नहीं है, स्टाफ मेंबर की जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। देयर कैन बी वेरियस रीजन, कंपनी के प्राइसिंग ज्यादा है, कंपनी का जो लोकेशन है वो बहुत ही ऑड है तो कस्टमर आपके उधर पहुंच नहीं सकते। आप कभी भी देखो, आप मोबाइल फोन की गैलरी में जाओ, यू मस्ट हैव फेल्ट वन और अदर टाइम, कभी ना कभी तो अपने फेस किया रहेगा, वहां जाओ तो एक एक घंटा आपको बैठा रहना पड़ता है। सो दैट इज अ शॉर्ट फॉल के भाई आप काउंटर्स बढ़ा दो, कस्टमर को अटेंड करने के काउंटर्स बढ़ा दो आप। इसलिए कभी भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि आप सर्विस सेंटर में जाओ तो पहला तो आपको वही सवाल आता है कि अरे यार एक घंटा खराब हो जाएगा, मिनिमम 1 आवर विल वेस्ट। और ये सबके साथ होता है, आप भी कभी ना कभी इस प्रॉब्लम में आए होंगे। सो दिस इज हाउ के उनको स्टडी करना चाहिए कि भाई अगर आपको कस्टमर केयर में आपने नंबर ऑफ अटेंडेंट या अटेंडीज बढ़ा दिए तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा कस्टमर्स को। उसके बाद में डिसीजंस दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि डिसीजंस ऐसे लिए गए कि जिसकी वजह से कंपनी को सक्सेस मिला। जैसे कि एग्जांपल, सेम एग्जांपल है कि मोबाइल फोन में अगर आपको एक एक घंटा बैठाना पड़ता है, यू मे नॉट बी हैप्पी, आप फीडबैक में लिखो कि वी हैव टू वेट फॉर 1 आवर, एक डेढ़ घंटा हमें बैठना पड़ा, हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम इज मनी, तो हमारा टाइम आप इतना वेस्ट करते हो। ओके, सो इट मे बी द केस के कंपनी डिसीजन लेके भाई नहीं, कस्टमर्स को इतना वेट नहीं करवाना चाहिए, दे आर अवर ब्रेड एंड बटर, तो इसलिए हमें उनको इतना वेट नहीं करवाना चाहिए। तो कंपनी डिसीजन लेगी कि चलो हम अपने जो काउंटर से वो बढ़ा दे, 15 की जगह 20 काउंटर कर दो, ताकि 20 कस्टमर्स को एक साथ अटेंड किया जाए। दिस मे सॉल्व द प्रॉब्लम कि भाई आप गए सर्विस सेंटर में, विद इन 15 मिनट्स आपका काम हो गया, एंड यू आर फ्री फॉर योर अदर वर्क्स। सो दिस मे लीड टू सक्सेस कि भाई ये सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, यू स्टार्ट प्रेजिंग देम कि भाई ये कंपनी का सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, फटाफट अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो दैट मे अर्न देम मोर कस्टमर्स कि चलो भाई ये कंपनी का फोन अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आया तो विद इन 15 मिनट सॉल्यूशन मिल जाता है। सो दिस विल ऐड टू द बिजनेस।
तो इसलिए वो डिसीजंस को भी स्टडी किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन डिसाइड करता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, टॉवर्ड्स फेलियर जा रहा है या टॉवर्ड्स सक्सेस जा रहा है। एक डिसीजन कभी कभी आपका पूरा बिजनेस बदल के रख देता है। तो दैट इज व्हाई कंपनी में एक्सपर्ट्स होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, कस्टमर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, सक्सेस की तरफ जाना है, पॉपुलैरिटी की तरफ जाना है या गालियां खानी है। एंड शेप इट्स फ्यूचर कि आपका फ्यूचर शेप होता है उससे। फ्यूचर में आपको कैसा बिजनेस मिलेगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी कभी हम लोग ने ऐसा वर्ड भी सुना है कि भाई ये कंपनी की प्रोडक्ट तो अच्छी है लेकिन सर्विस बहुत ही बेकार है। व्हेन वी गो देयर हमारा बहुत टाइम खराब हो जाता है। एंड नॉट ओनली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन अदर फील्ड ऑल्सो। दूसरी प्रोडक्ट उसमें भी यही चीज होती है कि कस्टमर इज कस्टमर। फिर आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो, उसको सर्विस चाहिए तो चाहिए, फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो। आफ्टर सेल सर्विस का इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलती है, उसके ऊपर से कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है। सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से काम नहीं होता, यू हैव टू गिव गुड सर्विस ऑल्सो। और मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका एक पूरा सब्जेक्ट है टीवाई में, ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो यही सी बातों के बारे में बताता है कि हाउ टू कीप योर कस्टमर्स हैप्पी। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ द बिजनेस पॉलिसी। इसके फीचर्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। हेलो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके जो भी रिसोर्सेज है, ओके, नॉर्मली रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज इज काउंटेड एज मैन, मटेरियल, मनी, ओके, मशीन। ये आपके रिसोर्स है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका काम चलता है, यू कैन डू योर वर्क। सो ये रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूज, जैसे आपके रिसोर्सेज आपको उसको अच्छी तरह से यूज करो, मैन, मटेरियल, मनी, मैन पावर, मशीनरी, ये सारे रिसोर्सेज है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन सो दैट उसका मैक्सिमम रिटर्न मिले। बिजनेस में जो भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज क्या होता है अल्टीमेटली, कि आप अपनी कंपनी चलाओ, आप अपने गोल्स अटेन करो एंड आपको उसमें से प्रोग्रेस मिले। इन शॉर्ट आपको पैसे मिले, आपका फाइनेंशियल गेन हो और आपकी कंपनी उसके ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो इसके लिए अगर आप किसी भी चीज का वेस्टेज करते हो तो उसका कोई रिटर्न्स नहीं मिलता। जैसे आपको किसी ने बिजनेस के लिए आपने लोन ली कि 10 लाख की लोन मुझे बिजनेस सेटअप करना है, पर वो 10 लाख आप फॉरेन टूर मारो, अब फॉरेन चले जाओ, घूमने जाओ, ओके, नया कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, ओके, आईफोन ले लिया, आईफोन 6 ले लिया, घर में होम थिएटर सिस्टम बना दिया, तो आपने सारा रिसोर्सेज वेस्ट कर दिया। अब आप बिजनेस क्या करोगे, आपने ऑलरेडी 10 लाख में से 5 लाख तो यूज कर दिए, फॉरेन जाके आए, आईफोन ले लिया, घर पे होम थिएटर सिस्टम बना दिया, घर को पूरा रिनोवेट कर दिया। तो जो आपका रिसोर्स था आपने उसको मिस हैंडल किया या आपने मिस यूज किया। तो स्टॉप दैट, कीप योर माइक म्यूट एवरीबॉडी। सो आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन शुड बी इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव किस लिए, सो दैट आपको आपका जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर रिटर्न्स मिले। आपने जो सोचा है कि रिसोर्सेज हम अपनी कंपनी चलाएंगे और रिसोर्सेज की वजह से हम प्रोग्रेस करेंगे, हमारी कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी एंड वी विल मेक अवर फ्यूचर। नेक्स्ट है उसी के साथ जुड़ा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मतलब कि सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन। जैसे आपने 10 लाख की लोन ली तो आपको 10 लाख में से एक एक पैसा जो है वो ऐसे यूज करना है कि जिससे आपको रिटर्न मिले उसका, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मतलब इन द बेस्ट मैनर। पहले ने देखा था कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव कब बनता है, जब उसको आप ऑप्टिमम तरीके से यूज करो, कि जो भी है आपको उसमें से नॉट अ सिंगल पेनी शुड गो वेस्ट। सो ये है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन बाय जीरो वेस्टेज। आपकी जो कॉस्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय जीरो वेस्टेज। आपने किसी भी तरह का रॉ मटेरियल है उसको आपने यूज किया, उसमें अगर आपका वेस्टेज ज्यादा है सो यू विल डू नीड मोर रिसोर्सेज। जैसे कि कोई कपड़े की फैक्ट्री है जिसमें वो शर्ट बनाते हैं,
और पता चला कि एक शर्ट के लिए 1 मीटर कपड़ा यूज होता है, बट उसको प्रॉपरली मेजरमेंट लिए बिना, प्रॉपरली उसको जज किए बिना कैसे भी कटिंग कर दी, तो पता चला 1 मीटर में सामने जो है वो 1 मीटर के सामने आपका कुछ मीटर जो है वेस्ट हो रहा है। सो क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो कपड़ा आपको 100 शर्ट बनाने के चाहिए, उस कपड़े में से खाली 80 शर्ट्स बनेंगे। मतलब आपको 20 शर्ट बनाने के लिए और कपड़ा लगेगा, जो कि अगर आपने प्रॉपरली प्लान करके, प्रॉपरली डिजाइन करके आपने उसको कपड़े को कट किया होता, तो वही कपड़े में से आपके 100 शर्ट्स बनते। मतलब वेस्टेज जो है वो ऑलवेज इज हार्मफुल। वेस्टेज करने से आपको रॉ मटेरियल कम पड़ जाएगा और आपको एडिशनल मटेरियल चाहिए। सेम चीज अचीव करने के लिए आपको एडिशनल मटेरियल चाहिए। जैसे कि आपको स्कूल कॉलेज आने, घर से कॉलेज आने के लिए आपके पास बाइक है या स्कूटी है, ओके, जिसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब 1 लीटर पेट्रोल को अराउंड 74-75 एज्यूम करो, तो आप अगर घर से कॉलेज आते हो तो आपको 70 रुपीज का खर्च होता है कि चलो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो लगा मुझे। बट वहीं पर आप कहीं पर घूम के या लॉन्ग कट यूज करके या लॉन्ग रास्ते से आते हो तो आपको पेट्रोल कम पड़ जाएगा। यू मे नीड 1.5 लीटर्स, बिकॉज आपने यहाँ वहां घूम के रास्ता लंबा सिलेक्ट करके आपने पेट्रोल को वेस्ट किया। तो आपको एज ए रिजल्ट एक की जगह पे 1.5 लीटर पेट्रोल लगेगा, मतलब वो आपके खर्चे में ऐड करेगा, इट विल ऐड टू योर एक्सपेंसेस। सो दैट इज वाई आपका जो मटेरियल है उसमें वेस्टेज जरा भी नहीं होना चाहिए। और वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन सब इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स या फिर प्रोसेस जो है उसमें कहीं पर भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर वेस्टेज हुआ तो आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, एंड जब रिसोर्सेज कम पड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपको उतना एडिशनल उसको फुलफिल करने के लिए आपको एडिशनल मटेरियल चाहिए। और सेम वे वेस्टेज सिर्फ मटेरियल का होता है ऐसा नहीं है, वेस्टेज कैन बी ऑफ मैन पावर ऑल्सो। जैसे कि आपने बैंक में आप गए, आपने देखा कि काउंटर 2 ही है, ओके, और सामने आपका जो लोगों का रश है वो ऐसा है कि आपको 2 काउंटर कम पड़ रहे, बोला 2 की जगह 4 होते तो अच्छा होता, सब कस्टमर्स को ये वैलेंटाइन अटेंड हो जाता है। लेकिन वहां पर अगर 2 काउंटर के पे 20 काउंटर है और जो लोगों का लोड है वो खाली 4 या 5 काउंटर में हैंडल हो जाता है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, वो बैठे बैठे ऐसे ही वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे उनका, क्योंकि उनके पास काम नहीं, कस्टमर कम है और काउंटर ज्यादा है। तो इसीलिए वर्कलोड को देखकर वो डिसाइड होना चाहिए कि भाई यहाँ पर कितने काउंटर खोलने चाहिए। अगर आपने ज्यादा काउंटर भी खोल दिए तो इतने लोगों का वेस्ट है। मैन पावर इज ऑल्सो रिसोर्स, मनी इज ऑल्सो रिसोर्स। तो इन सब चीज में क्या होगा, मैन पावर भी वेस्ट होगा कि 20 लोगों को बिठा रखा है और कस्टमर आते हैं 8 से 10 कस्टमर, तो बाकी के 10 से 12 जो काउंटर पे लोग बैठे हैं दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, देखते हुए कि कस्टमर आएंगे कस्टमर आएंगे। लेकिन कस्टमर आते हैं, कितने आते हैं, 8-10 कस्टमर आते हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड, और वो 8-10 कस्टमर को हैंडल करने के लिए 8 से 10 काउंटर इज इनफ। तो आपने बाकी के 20 काउंटर खोल रखे, तो उसमें 12 काउंटर के लोग क्या करेंगे, दे विल जस्ट कीप वेटिंग फॉर द कस्टमर, मतलब उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और उनके पीछे किया जाने वाला खर्चा यानी कि मनी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों को भी सैलरी तो देनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई आपका वेस्टेज जो है वो इलिमिनेट होना चाहिए, सो दैट आपको अपना बेस्ट रिटर्न मिले। बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड मनी, कि बिजनेस में प्रॉफिट और मनी सबसे ज्यादा फोकस चीज होती है। और अगर आप वेस्टेज करते हो, इफ यू डू द वेस्टेज, प्लीज एवरीबडी कीप योर माइक म्यूट। आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, सो प्लीज कीप योर माइक म्यूट। ये कौन है जो बीच बीच में खांसी खा रहा है, बीच बीच में उबासी ले रहा है? Who's that person? Please do not disturb me while taking lectures. आपके सबके माइक म्यूट रखो। If you are not interested, and you can leave. Next point is proper coordination and control. के कंपनी के सारे जो पार्ट्स है, यानी कि कंपनी के डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। व्हेन इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो आपका जो भी आपका काम है वो बहुत ही स्मूथली होता है। व्हेनेवर यू आर हैविंग सम टास्क, वो स्मूथली होता है, फिर वो प्रोडक्शन की टास्क हो, वो सेल्स की टास्क हो, वो अकाउंटिंग की टास्क हो,
या फिर वो लॉजिस्टिक के टास्क हो। जैसे कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचती है, तो प्रोडक्शन उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में भेजने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन यूटिलिटी, कि प्रोडक्शन जो करता है वो प्रोडक्शन यूनिट। उसके बाद में लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कि वो आपकी फिनिश प्रोडक्ट को आपके सेलिंग पॉइंट तक पहुंचाए। सेलिंग पॉइंट में भी डिफरेंट स्टोर्स, डिफरेंट डीलर्स, डिफरेंट शॉप्स, तो वो होता है लॉजिस्टिक्स। एंड उसके बाद में होती है सेल्स टीम। सेल्स टीम में कंपनी के खुद के सेल्स पीपल भी होते हैं और कंपनी के अपॉइंटेड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं। सो ये तीनों चीजों में तालमेल होनी चाहिए, ताकि जब प्रोडक्ट रेडी हो जाए इमीडिएटली उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके टुवर्ड्स जो भी उसके सेलिंग पॉइंट है वहां पर, जैसे कि शॉप्स, शोरूम, मॉल्स, पॉइंट ऑफ सेल, वहां पर वो इमीडिएटली उसका क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हो गया वहां पर उसका सेल स्टार्ट हो सके। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट जो बनती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइकिल, कि वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में से कन्वर्ट होके पूरी फर्निश्ड प्रोडक्ट हुई, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सारी जो सेलिंग पॉइंट है वहां तक पहुंचाया गया, वो होता है ट्रांसपोर्ट साइकिल। और जब वो चीज ट्रांस पॉइंट ऑफ सेल में से सेल हो जाती है, कस्टमर का पेमेंट कर देता है, तब वो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, ट्रेड साइकिल कंप्लीट होती है। एंड तब जाके आपको कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। सो दिस इज हाउ अ कंपनी परफॉर्म्स। अगर इनमें तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बन के पड़ी रहेगी, उसको सेलिंग पॉइंट तक भेजने का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर समझो सेलिंग पॉइंट पे भेज भी दिया और सेल्स पर्सन को टाइम पे लोगों को डिस्प्ले नहीं किया, तो वो चीज बिकेगी नहीं। बिकॉज जब लोगों को दिखेगी तो वो चीज बिकेगी। देयर इज अ सेइंग इन मार्केटिंग, जो दिखता है वो बिकता है। मीन्स वॉट एवर यू सी दैट ओनली विल बी सोल्ड। जब आपको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उसको खरीदोगे कैसे? सो इसलिए तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि आपकी प्रोडक्ट जैसे बनी, जैसे रेडी हो गई प्रोडक्ट, इमीडिएटली उसको ट्रांसपोर्टेशन में पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचा दिया गया। जैसे पॉइंट ऑफ सेल पर पहुंचे इमीडिएटली उसको सेल पे डिस्प्ले किया गया। जैसे डिस्प्ले हुआ कस्टमर्स उसको परचेस करेंगे, पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट वो कंपनी के पास पहुंचा, उसका पूरा साइकिल खत्म होता है। क्योंकि बिजनेस में एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखनी चाहिए, कि बिजनेस में जो फाइनेंस होता है वो अपनी जेब से नहीं निकालता कोई भी। फिर भले वो करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी हो, दे विल नॉट शेल आउट मनी फ्रॉम देयर पॉकेट। भले कितना भी छोटा बिजनेस हो या कितना भी बड़ा बिजनेस हो, पैसे हमेशा किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं तो उसके सामने आता है इंटरेस्ट पार्ट, कि जैसे मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेके मैं बिजनेस कर रहा हूँ। इट मे बी कि मेरे पास करोड़ों रुपए है, लेकिन बिजनेस करने के लिए, इट्स अ बिजनेस का रूल है कि कभी भी कोई भी पर्सन अपनी जेब से, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट, वो पैसे नहीं निकालता। ही विल नॉट शेल आउट मनी आउट ऑफ हिज पॉकेट। इसलिए वो हमेशा पैसे बोरो किए जाते हैं। एंड वंस द मनी इज बोरोड, उसका इंटरेस्ट बर्डन स्टार्ट हो जाता है। द मोमेंट यू स्टार्ट योर बोरोइंग, आपका वो इंटरेस्ट बर्डन स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स, यू हैव टू पे फ्रॉम द डे वन। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कि जैसे ही हमने पैसे लिए हमें इमीडिएटली रॉ मटेरियल अरेंज करना चाहिए, इमीडिएटली प्रोडक्शन करना चाहिए और इमीडिएटली इसको सेल में कन्वर्ट करना चाहिए। जब सेल का पेमेंट आएगा तो उस पैसों से पेमेंट होगा इंटरेस्ट का, जिसे आप लोग ने सबने सुना होगा, ईएमआई बोलते हैं हम लोग, लोन के हफ्ते, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को भी एप्लीकेबल होता है। इट्स नॉट दैट ओनली ऑर्डिनरी पीपल को ईएमआई का प्रॉब्लम होता है। बड़ी बड़ी कंपनी भी लोन्स लेती हैं और उसके सामने वो लोन्स को रीपे करती है। एंड व्हाई दे डू दिस? बिकॉज के जो पैसे होते हैं उसी में से पैसे बनाए जाते हैं और बैंक को उसका इंटरेस्ट दे दिया जाता है और अपना प्रॉफिट अपने पॉकेट में रख दिया जाता है। सो ये होता है बिजनेस का रूल, कि कभी भी बिजनेस अपने पैसों से नहीं होता। बिजनेस में ओनर है, वो भी एक शेयर होल्डर है, जिसको आपने शायद पढ़ा होगा, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, कि उसमें ओनर का खुद का हिस्सा, कि उसने अपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कितने पैसे उसने बोरो किए। और दैट इज वाई ये जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम हो जाए, इसके लिए आपकी जो सेल्स साइकिल है सबसे छोटी होनी चाहिए। मतलब फटाफट प्रोडक्ट में से, अपने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाई, फटाफट उसको ट्रांसपोर्ट किया, फटाफट उसको सेल किया। जितना जल्दी उसका सेल हो जाता है
जितना जल्दी आपको पैसे रिटर्न मिलते हैं उतना जल्दी आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होता है। एंड बिजनेस में आफ्टर सर्टेन पीरियड आपका टोटल लोन डिस्पर्स हो जाता है। मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ की लोन ली और मैं कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा हूँ, तो उसका प्रॉफिट आते आते एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरी लोन जीरो हो जाती है, बिकॉज मैं उसके ईएमआई टाइम टू टाइम भरते रहता हूँ। जिस वक्त मेरी लोन जीरो हो गई या मैंने जितना इन्वेस्ट किया था, मैंने 1 करोड़ लोन ली थी, ओके, 50 लाख मेरे खुद की जेब से मैंने ऐड किए थे, ओके, ऑनर्स इक्विटी, मैंने 1.5 करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और मेरी प्रोडक्ट बेचते बेचते मेरे पास 1.5 करोड़ रिटर्न आ गए। उस पॉइंट को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और वो जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है पे बैक पीरियड। ओके, ये वर्ड्स याद रख लो, बिकॉज मैनेजमेंट के लाइफ में आपको ये वर्ड्स बहुत बार सुनने पड़ेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैंने इन्वेस्टमेंट तो उसमें रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, कितने परसेंट मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैंने जो भी इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मुझे 10% प्रॉफिट मिल रहा है तो वो मेरा 10% ROI बोलते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और मैंने 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, वो मेरे 6 महीने में मुझे 1.5 करोड़ रुपया वापिस मिल गए, वो होता है मेरा पे बैक पीरियड, कि 6 महीने में मुझे मेरे पैसे रिटर्न मिल गए। तो मेरा पे बैक पीरियड हुआ 6 मंथ, कि 6 मंथ में मेरा पैसा रिटर्न आ गया। उसके आगे जो भी कुछ मुझे मिलने वाला है वो मेरा प्रॉफिट होगा, दैट विल बी माई प्रॉफिट। 6 महीने तक मेरा प्रॉफिट नहीं था, 6 महीने में मेरा टोटल पैसा रिकवर हो गया। उसके बाद मुझे जो भी मिलेगा उसमें से मुझे खर्चा साइड में निकालना था। आई हैव टू डिडक्ट द एक्सपेंडिचर्स देयर ऑन, और उसमें जो मेरा मिला वो मेरा प्रॉफिट है। तो इसलिए बिजनेस की दुनिया में ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ROI और पे बैक पीरियड। जैसे किसी भी पर्सन को आप बिजनेस प्रपोजल दो कि भाई मेरे पास बिजनेस करने के लिए एक प्रपोजल है, मेरे पास ये आइडिया है, आप फाइनेंस करो उसको। पैसे सिर्फ बैंक से मिलते हैं ऐसा नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं। और देयर आर सम पीपल कि जो लोग बहुत ही अजीबो गरीब तरीके के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करते। जैसे मैं कोई, कभी भी आप बिजनेस करते हो तो आपको एक सप्लायर चाहिए कि जो फाइनेंसर चाहिए, जो फाइनेंस करे आपको, जो पैसे दे। अब उसको कन्विंस होना चाहिए कि आपका बिजनेस चलेगा। जैसे मैं किसी भी बैंक में जाता हूँ, बोला आपका बिजनेस प्लान क्या है, तो मैं बोलता हूँ मुझे ना एयर कंडीशन की फैक्ट्री बनानी है। तो बोला ठीक है, आपका फिजिबिलिटी क्या है, मतलब फिजिबल क्या है कि बिजनेस होगा, आपका बिजनेस चलेगा। तो वो होता है भाई, मैं बोला कि देखो मैं रहता हूँ बॉम्बे में, बॉम्बे में पॉपुलेशन 1.25 करोड़, ओके, जिसमें से अगर हम लोग 4 टाइम्स अगर देखें तो भी मतलब करीब 25-50 लाख फैमिलीज तो हैं, तो सबको गर्मी लगती है, ओके, हीट जो है इतनी ज्यादा होती है। तो इसके लिए मेरा एकेडमिक्स का प्रोजेक्ट चलता है, मुझे उनको एक पूरा एक रिपोर्ट बना के देना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, और मेरे प्रॉफिट मार्जिन पे मुझे इतना मेरा जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतने टाइम में आ जाएगा, मेरा पे बैक पीरियड इतना हो जाएगा। तो बैंक विल गेट कन्विंस कि हाँ, इनका बिजनेस चल सकता है, इनका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें इनको प्रॉफिट मिल सकता है, तब जाके बैंक लोन देगी। क्योंकि अगर ये सब चेक किए बिना बैंक ने पैसे दे दिए और अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो बैंक के पैसे डूब जाएंगे। जिससे आप लोग ने सुना रहेगा, बीच में बहुत इसका डिस्कशन चल रहा है कि NPA बोलते हैं उसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA मतलब कि जब बैंक पैसे देती है और आप उसको रिटर्न कुछ नहीं देते, ना उसको इंटरेस्ट देते हो, ना उसको ओरिजिनल अमाउंट देते हो, उसके सारे पैसे डूब जाते हैं, उसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसीलिए जब आप कोई भी पैसे लेने जाते हो तो बैंक हो, अगर बैंक आपको सपोर्ट नहीं करती, बैंक को ट्रस्ट नहीं आता कि नहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले कभी बिजनेस किया नहीं है, हमको डाउट है कि आपका बिजनेस नहीं चल सकता है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। सो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, मैं कोई प्राइवेट इन्वेस्टर को देखता हूँ कि जो बैंक नहीं है, बैंक इज समवेयर गवर्न बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ के ऊपर कंट्रोल होता है, रिजर्व बैंक का कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको सिर्फ इंटरेस्ट कमाने में उनको फायदा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उनको बोलो तो वो आपको फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है बैंक से, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं आपके ऊपर। तो सम टाइम कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आते। जैसे कि कभी कभी ऐसे बिजनेस होते हैं कि जो पहले किसी ने किया ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आज से 15-20 साल पहले या 30 साल पहले जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ओला एंड उबर, 30 साल पहले किसी को पता था कि ऐसी भी कोई सर्विस होगी जिसमें आप पहले से डिसाइड करो कहाँ जाना है, ओके, कहाँ से कहाँ जाना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना उसका बिल आएगा, और आप फोन करो और
टैक्सी आपके लिए हाजिर, वो भी टैक्सी मतलब एकदम आलीशान गाड़ी। ये पहले 30 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन किसी के दिमाग में वो आइडिया आया और किसी ने उसको बिजनेस के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया, और आज ओला उबर बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत ही पॉपुलरली चल रही है। तो ऐसा कोई बिजनेस के जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी सुना नहीं, पहले किसी ने उसके ऊपर सोचा भी नहीं, ऐसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करने से कोई भी डरेगा। तो देयर आर सम पीपल, सम वेरी रिच पीपल, कि जिनको ऐसे वेंचर्स में इंटरेस्ट आता है। इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर वाला एडवेंचर का शॉर्ट फॉर्म, एडवेंचर कैपिटलिस्ट, कि एक नया एडवेंचर है उसके लिए। भाई मैंने एक ऐसा एक ऐप डेवलप किया है जिसके थ्रू आप टैक्सी बुकिंग कर सकते हो, और आपको आपके घर के दरवाजे के पास आके वो आपको पिकअप कर लेगी, और आपको पहले ही पता होगा कि मुझे इसमें कितना पेमेंट देना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम टैक्सी में बैठते हैं, कहीं किसी भी जगह जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि उसका मीटर कितना होगा। बट ओला उबेर जैसी चीज में को पहले ही पता था कि मेरा मेरा अमाउंट कितना होने वाला है, कितना मुझे पे करना पड़ेगा, ओके, मुझे कौन से रूट से वो ले जाएगा। सो ऐसे जो वेंचर्स होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, उसको कुछ लोग फंडिंग करते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट उनका सबसे मैक्सिमम होता है, बिकॉज वो लोग रिस्क भी सबसे बड़ा ले रहे हैं। सोचो कि किसी ने ऐसे वेंचर में पैसा दिया और बाद में वो डूब गया, तो ओला उबेर जैसी सर्विस चली ही नहीं, तो किसी ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, देन जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो सारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी अ वेस्टेज। तो वो सबसे बड़ा रिस्क, इसलिए वेंचर कैपिटल जो है वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और आपको पैसे देते हैं। तो ये सब चीजों में से बचने के लिए क्या जरूरी है कि आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत ही एकदम टाइट होना चाहिए। बेस्ट कोऑर्डिनेशन एंड बेस्ट कंट्रोल, हर एक डिपार्टमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए कि भाई प्रोडक्शन यूनिट तो इतने दिन में इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए, डेली प्रोडक्शन इतना होना ही चाहिए। प्रोडक्ट रेडी हो गई, इमीडिएटली लॉजिस्टिक्स उसको सबसे कम टाइम में पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचा देगी, स्टोर्स में, मॉल में, और इमीडिएटली शॉप एंड मॉल वाले उसको एक्स टाइम में उसको सेल भी कर देंगे, उसका पेमेंट भी आ जाएगा। ये जब बहुत टाइट कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, तब ये पॉसिबल होता है। ओके, 8:38, सो हम लोग आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। नाउ 2 मिनट्स इज मोर देयर, अभी भी 2 मिनट है। सो यू कैन आस्क मी, अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए किसी पॉइंट के ऊपर, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हमारे पास 2 मिनट है, सो यू कैन यूज दैट 2 मिनट्स फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, या क्वेरीज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। सो अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क मी नाउ। समझ में आया सबको? आज के जो कंटेंट है समझ में आया? या एनीबॉडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग? यू कैन राइट इन चैट, अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको वर्ड यूज नहीं करने, तो यू कैन यूज चैट